लखनऊ की है धड़कन, हर एक दिल में गूंजे। रेडियो KGM गूंज 89.6 FM। रेडियो KGM गूंज 89.6 FM। नमस्कार, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो KGM गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार को हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें जानकारियां बहुत सारी होती हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं विशेषज्ञ। तो आज भी ऐसे ही एक विषय पर बात करने के लिए हम अपने स्टूडियो में आप सभी के लिए एक ऐसे मेहमान को लेके आए हैं ना, जो हमें एक बड़े ही विशेष विषय पर जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवा दूं कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। साथ ही हम आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कार्बन, मृदा की आत्मा, इस विषय पर। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि इंडोरामा क्या कहता है। इंडोरामा कहता है कि हम जो उत्पाद बनाते हैं वो इतने ज्यादा उपयोगी हैं आपकी जमीन के लिए कि उसको अपने जमीन में, अपने खेतों में इस्तेमाल करके किसान भाई बहन अपने जो भी उनके उत्पाद हैं, जो भी उनकी फसलें हैं, उन्हें वो और भी ज्यादा उससे लाभ कमा सकते हैं, यानी कि उनकी पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो KGM गूंज कहता है कि जान है तो जहान है, और रेडियो KGM गूंज की यही पहचान है। साथ ही इंडोरामा इंडिया कहता है आप स्वस्थ तभी रहेंगे जब पैदावार स्वस्थ होगी। तो चलिए, ये तो सारी जानकारियां हमने आपको दे दी कि किस तरीके से क्या कुछ आपको करना है अगर आप हाल फिलहाल में अपने लिए कुछ फसलों में अपने जो है खाद वगैरह का इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी हम इस कार्यक्रम में बात बहुत सारी कर चुके हैं। कुछ मृदा के बारे में हमने बात की, तो कहीं पौधों में पोषक तत्वों के बारे में बात। उसी श्रृंखला में आज हम ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि कार्बनिक कार्बन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने विषय पर जो पहला सवाल सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, वो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक शब्द आज इतना ज्यादा लोगों में आम हो गया है, लोग इससे खुद को रिलेट कर पाते हैं। ऑर्गेनिक चीजों का यूज करने की होड़ मची हुई है एक तरफ अगर हम कहते हैं तो। दूसरी तरफ आज का विषय हमारा है ऑर्गेनिक कार्बन, मृदा की आत्मा। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे पूछना बनता है वो है कि ऑर्गेनिक या कार्बनिक कार्बन होता क्या है सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैडम, ऑर्गेनिक कार्बन अगर एक लाइन में बोलें या कार्बनिक कार्बन हिंदी में अगर बोलें तो कार्बनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन ये मिट्टी की एक हिसाब से आत्मा है। आत्मा जब तक रहती है किसी भी जीवित चीज में तभी तक वो जीवित रह पाती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की आत्मा है। अब ऑर्गेनिक कार्बन क्या है उसको जानने के लिए मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में वांछित कार्बन को मृदा ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। मृदा में जो भी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे जो भी उपस्थित वनस्पति होती है या जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं या अन्य जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं, मृदा में मिलाए जाने के लिए जो खाद मिलाई जाती है, जैसे गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, हरी खाद हो गई, राख हो गई, ये सारी चीजें जो है कार्बनिक कार्बन की श्रेणी में आते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति प्राकृतिक तरीके से हमारी मृदा के लिए बनाती है, जी, या जो प्राकृतिक चीजें, जैसे मान लीजिए कि अगर पशुपालन किसी ने किया है, गोबर निकल के आ रहा है पशुओं का, तो उसको जो है वर्मी कंपोस्ट के रूप में या ऐसे भी खेत में डाल के उसको जो है एक खाद के तौर पे देखा जा सकता है, तमाम चीजें। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति ही अपने द्वारा अपनी मृदा के लिए कुछ तैयार करती है जो उसके लिए ऑर्गेनिक या कार्बनिक कार्बन के तौर पे हम देख सकते हैं। सर, दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि मिट्टी में कितनी मात्रा में अभी ऑर्गेनिक या कार्बनिक कार्बन उपलब्ध? देखिए, कार्बनिक कार्बन जो होता है, कार्बनिक कार्बन सॉयल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने के लिए एक कंपोनेंट होता है जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन ही मेजर करते हैं, उससे पता चल जाता है कि हमारी मृदा में कितना सॉयल ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, नॉर्मली
अगर देखा जाए तो सॉयल ऑर्गेनिक मैटर 2 से 11% अच्छी मृदा में होने चाहिए। जो है मिट्टी की ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। 30 सेंटीमीटर जो मिट्टी की सबसे ऊपर की जो सतह होती है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। और ऑर्गेनिक कार्बन जैसा मैंने बताया आपको 2 से 10% के बीच में होना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी जो आजकल का जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई खेती कर रहे हैं। एक फसल को काट करके तुरंत ही हम लोग दूसरी फसल लगा दे रहे हैं। दूसरी फसल कटी नहीं तो तीसरी फसल, कई बार मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। कई बार एक फसल रहते हुए ही उसमें किसान भाई दूसरी फसल के लिए चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि मृदा में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और इसकी मात्रा कम हो जाने से विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, विभिन्न प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं जिनका वो आहार है, और वो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हैं वो हमारी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो भी हम पोषक तत्व पौधों को देते हैं, मृदा में देते हैं, उसको पौधों की जड़ों तक पहुंचाने में उन सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब हमारी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या कहें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा समुचित मात्रा में उपलब्ध होगी तो वो हमारे सूक्ष्म जीव भी रहेंगे, और हम जो भी फर्टिलाइजर या जो भी न्यूट्रिएंट पौधे को हम देंगे वो हमारे पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सकेगा। जो है तो जैसे अभी आपने बताया कि मिट्टी में इनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, कितनी इनकी उपलब्धता है। सर एक और सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब ऑर्गेनिक कार्बन की हम बात करते हैं यानी कि कार्बनिक कार्बन की बात करते हैं तो मृदा और पौधों के लिए इनकी क्या उपयोगिता है? ऑर्गेनिक कार्बन जैसा मैंने बताया, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है। जो है मृदा के लिए उपयोगिता क्या है, अगर कार्बनिक कार्बन की मात्रा मृदा में अच्छी समुचित मात्रा में रहेगी तो वो मृदा की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मृदा की जो केमिकल प्रॉपर्टी है और मृदा की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने में मदद पहुंचाएगी। दूसरा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा मृदा में अच्छी होने से जो मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे जब हम सिंचाई करते हैं खेतों में तो पानी ज्यादा दिनों तक या खेत में नमी ज्यादा दिनों तक बना रहे, उसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो अगर कार्बन की मात्रा समुचित है या कार्बन की मात्रा ठीक ठाक है मृदा में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बनी रहेगी। तीसरी चीज, सॉइल का इरोजन सबसे कम होगा। अगर कार्बनिक मात्रा ठीक ठाक है, अच्छी प्रचुर मात्रा में कार्बन उपलब्ध है मिट्टी में तो सॉइल का इरोजन भी कम होगा। तो जैसा मैंने 3 चीज मुख्य रूप से बताया कि जो सॉइल की संरचना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, मृदा की क्या प्रॉपर्टी है, वो अच्छी तरीके से बनी रहेगी। दूसरा मैंने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्गेनिक कार्बन के अच्छे होने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी बनी रहेगी। तीसरा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा। और चौथे नंबर पे, अगर कार्बनिक मात्रा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट मात्रा में मृदा में उपलब्ध हैं तो जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो भी हमारे खेतों में, मिट्टी में अच्छी मात्रा में होंगे और बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो भी हम पौधे को देते हैं या मृदा में मिलाते हैं वो उन्हीं सूक्ष्म जीवों के थ्रू या उन्हीं की सहायता से पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो वो एक कारक का काम करते हैं। तो ये इसलिए मृदा में जो है सॉइल कार्बनिक कार्बन की बहुत ही परम आवश्यकता है। बातचीत तो हम करते रहेंगे सर से। आज जो विषय हमने चुना है ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कार्बन, मृदा की आत्मा, और इस विषय पर हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर सतेंद्र सिंह सर। तो सर से हम बातचीत करते रहेंगे, इस विषय पर हम आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। लेकिन अभी समय है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, लौट के वापस आते हैं, फिर आपको जोड़ते हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा द्वारा किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान से। देश की शान हमारा किसान। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई एवं बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। जी हाँ,
जहां बात होगी किसानों से जुड़ी हुई, जवाब देंगे कुछ खास विशेषज्ञ। तो सुनना ना भूलें, हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार शाम 5 से 6 कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। You are listening to program देश की शान हमारा किसान under the guidance of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, sponsored by Indorama India Private Limited and presented by Radio KGM Goonj 89.6 MHz। हाँ जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम देश की शान हमारा किसान। हम आज बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन मृदा की आत्मा विषय पर, और हमारे साथ जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सर। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगी अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद। और अपने विषय पर ही लौटते हुए, क्योंकि ये इस तरीके का विषय है ना कि अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से गुजरते हैं तो आज पूरा कॉरिडोर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। Yes. तो लोगों में भी क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये कार्बनिक होता, ये ऑर्गेनिक होता। तो चलिए अगला सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि कार्बनिक कार्बन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन के बहुत सारे स्रोत हैं। पारंपरिक खेती में पहले से भी, पुराने समय से भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको गोबर की खाद बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करते थे। ये सारे जो खाद थी ये ऑर्गेनिक कार्बन के बहुत अच्छे स्रोत थे। लेकिन अब इस समय देखा जा रहा है कि किसान अपने खेतों में उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारे मृदा को जरूरत है, उतनी मात्रा में गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, केचुए वाली या वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। चूंकि उसको बहुत ही इंटेंसिव खेती करनी है, इसलिए वो हरी खाद का भी उपयोग नहीं करता है। हरी खाद के बारे में बताऊं आपको, हरी खाद के लिए किसान भाई क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में जब गेहूं की फसल की कटाई हो जाती थी या आलू की फसल की जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी, उसके बाद कई किसान भाई जो है उड़द की फसल या मूंग की फसल या ढेंचा की फसल खेतों में लगाते थे। और जब उनका जो है विकास, उसका वानस्पतिक विकास या वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा हो जाता था, उस समय उस पूरी फसल को वो उसी की खेत में मिला देते थे, जिससे कि उसके खेत में ऑर्गेनिक मैटर, जिसको सॉयल ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती थी। और ये जो ढेंचा का फसल होता है, इसके जो तने होते हैं, इनके तनों में बारीक बारीक छिद्र होते हैं, और जब हम किसान भाई जो है ढेंचा की फसल को अपने मृदा में ही मिला देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मृदा में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बना रहता है। तो चूंकि अब इस समय में किसान भाई उतना ज़्यादा गोबर की खाद, उतना ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमारी कंपनी इंडोरामा कंपनी और बहुत सारे मार्केट में, जैसा आपने बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भरमार लगी हुई है। बहुत सारी कंपनियां अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, क्योंकि यही ऑर्गेनिक कार्बन का जो स्रोत है, जो प्रोडक्ट बेच रही हैं, यही मिट्टी की आत्मा है। तो इंडोरामा कंपनी के पास, पारस शक्तिमान के पास बहुत ही उपयोगी और बहुत ही उच्च गुणवत्ता के कार्बनिक पदार्थ हैं। उसमें मुख्य रूप से हमारा 2 कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि एक ऊर्जा के नाम से आता है और दूसरा हमारा पारस बीटा डायमंड के नाम से आता है। भूजीवन भी हमारा एक कार्बनिक पदार्थ है जो है। ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा जो है भारत सरकार मंत्रालय से संतुलित ऑर्गेनिक पदार्थ है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा कम से कम, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 14.5% से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारे ऊर्जा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 15% से आपको ऊपर ही मिलेगी। इसके अलावा ऊर्जा प्रोडक्ट जो है वो इसमें और बहुत सारे अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ह्यूमिक एसिड्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पौधे को जरूरत है, बहुत कम मात्रा में जरूरत है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट भी ऊर्जा खाद में मिलाए गए हैं। हम लोग बहुत दिनों से फसल प्रशिक्षण या फसल प्रदर्शन का कार्यक्रम करते हैं
किसानों के लिए ऑर्गेनिक खाद, ये जो हमारा ऊर्जा है, इसको किसान भाइयों के खेत में लगा करके किसानों को दिखाते हैं कि आप देखिए कि ऊर्जा के उपयोग से आपकी फसल में कैसे, आपकी फसल की गुणवत्ता और उसकी पैदावार में कैसे आप वृद्धि कर सकते हैं। असर पड़ता है उससे। असर अच्छा, पड़ता है। जी। हम लोग अभी 20 किलो प्रति ग्राम की दर से, 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ऊर्जा को रिकमेंड करते हैं, किसान भाई को लगाने को बोलते हैं। और जितने भी किसान भाइयों ने ऊर्जा का उपयोग किया है, ये कार्बन का एक कहें कि जो है एक मतलब इस तरीके का स्रोत है कि जो क्रिस्प स्रोत है कि अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद करने का आपको नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, या समय नहीं है, या आपके पास है नहीं, तो आप ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊर्जा 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में बुआई के समय आपको खेत में, मृदा में मिलाना है। ऊर्जा के साथ में खास बात एक और भी है कि आप किसी भी अन्य अकार्बनिक फर्टिलाइजर या कहें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे आप यूरिया के साथ में, डीएपी के साथ में, पोटास के साथ में, एसएसपी के साथ में, किसी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ में आप ऊर्जा को मिला करके खेत में डाल सकते हैं। इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, एक सवाल छोटा सा यहीं पे जानना चाहूंगी ऊर्जा से संबंधित कि जो किसान जो हैं, जो छोटे स्तर पर खेती करते हैं, क्या अगर हम दाम की बात करें, हम आर्थिक वो उसकी खरीद की बात करें अगर हम, तो क्या हर तबके का किसान खरीद के उसका उपयोग कर सकता है, यानी न्यूनतम दरों पे उपलब्ध है या क्या, कैसे उसका? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। ऊर्जा खाद जो है बहुत ही न्यूनतम दरों पे उपलब्ध है। जिस तरीके से इसका फायदा किसान भाइयों को मिला है पिछले दिनों में, और अभी भी बहुत सारे किसान भाई इसका फायदा, ऊर्जा का फायदा ले रहे हैं। ऊर्जा अगर कास्ट बेनिफिट रेशियो होता है कि हमने कितना खर्चा किया ऊर्जा खाद को डालने में और हमको उससे कितना बेनिफिट मिला। तो जैसा मैंने बताया आपको कि फसल की गुणवत्ता में जो वृद्धि होती है वो तो होती ही है, साथ के साथ फसल की पैदावार में 12 से लेकर के 20% तक अलग अलग फसलों में अलग अलग इसका प्रभाव आता है, और 12 से लेकर के 20% तक जो है फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। अगर अभी के समय में जैसे गेहूं की फसल चल रही है, हमारे किसी किसान भाई या कोई भी किसान भाई गेहूं की फसल में ऊर्जा का इस्तेमाल, 20 किलो ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, तो उसको एक एकड़ में 20 किलो ऊर्जा के लिए 1000 से लेकर के 1200 रुपया के आसपास का उसका खर्च आएगा। जो है 1 एकड़ में अगर हम बात करें ऊर्जा के गेहूं के उत्पादन की, औसतन उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूं का 20 से लेकर के 24 कुंटल प्रति एकड़ आती है। अगर हम इसको 20 कुंटल ही मान के चलें और 20 कुंटल प्रति एकड़ की उपज में 15% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि पे 1 कुंटल हो गया और 5% की वृद्धि पे 50 केजी हो गया, यानी कि करीब करीब 1.5 कुंटल की वृद्धि आपकी फसल की उपज में हो गई। आप 1.5 कुंटल भारत सरकार द्वारा जो एमआरपी फिक्स है गेहूं का, या किसान भाई जो जिस रेट पे गेहूं बाजार मूल्य पे बेचते हैं, वो लगभग 2000 के आसपास है। अगर हम इस रेट पे इसका गणना करें तो किसान को करीब 3000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट होता है। तो 1000 रुपया खर्चा करके उसको एडिशनल 3000 रुपया बेनिफिट होता है विद इन सेम पीस ऑफ लैंड, उसी उतने ही जमीन से। क्योंकि किसान भाई की देखिए आज के समय में क्या है, दिनों दिन जमीन घटती चली जा रही है, ठीक है, और हमको कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी है, और उसके लिए हमको तमाम तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको देने हैं, वो किस सही मात्रा में सही समय पे देंगे तो हमको उपज में अच्छी वृद्धि मिलेगी। ऊर्जा की हम बात कर रहे थे, आप 1:3 का कास्ट बेनिफिट रेशियो आ रहा है। आप 1 रुपया खर्च करके 6 महीने में 3 रुपया आप बना रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है, एक तो हमारी मृदा स्वस्थ हो रही है जी, हम अच्छी खुराक अपनी मृदा को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पैदावार जब अच्छी हो रही है तो जो लोग उसका इंटेक कर रहे हैं, जो पैदावार हो रही है उसका, वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। जी जी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हम कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने ऊर्जा खाद की बात बताई, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मृदा और हम
हम दोनों ही स्वस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पर्यावरण को भी अच्छा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बातचीत तो हम करते रहेंगे इस विषय पर। अभी समय है एक छोटे से अंतराल का, लौट के वापस आते हैं, फिर आपको जोड़ते हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा द्वारा किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान से। देश की शान हमारा किसान। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई एवं बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। जी हाँ, जहाँ बात होगी किसानों से जुड़ी हुई, जवाब देंगे कुछ खास विशेषज्ञ। तो सुनना ना भूलें, हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार शाम 5 से 6 कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडोरामा। कार्बनिक कार्बन मृदा की आत्मा के विषय में, और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सर। तो सर आगे बढ़ते हैं और अपने ही इसी विषय पर बातचीत जारी रखते हैं। अभी अंतराल पे जाने से पहले हमने बात की थी ऊर्जा के विषय में। जी जी। तो क्या कोई और भी माध्यम है कि जिससे हम ऊर्जा के अलावा कोई और ऐसा माध्यम हो जिससे हम जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो हम जो है उपलब्ध करा सकें? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है मैडम। सबसे जैसे मैंने अभी हम लोग ऊर्जा की बात किए, ऊर्जा के अलावा जो है इंडोरामा कंपनी एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रोडक्ट अभी फिलहाल ही मार्केट में लेकर के आई है, जिसका नाम है पारस बीटा डायमंड। और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इस प्रोडक्ट में जो है ये भी क्रिस्प फार्म है कार्बन का, और कार्बन की मात्रा इसमें जो है, इसमें भी चूंकि भारत सरकार का एफसीओ का रूल है 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस प्रोडक्ट में भी 15% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा उपलब्ध है पारस बीटा डायमंड में। इसके अलावा पारस बीटा डायमंड में कई तरीके के, करीब 14-15 तरीके के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव जो कि पौधे के लिए फायदेमंद हैं, वो भी इसमें है। तो ये बायो, एक हिसाब से कह सकते हैं ये बायो प्रोडक्ट है। ये कार्बन का बहुत ही उच्च कोटि का स्रोत है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स है, ह्यूमिक एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, और बहुत ही उत्कृष्ट प्रोडक्ट है मार्केट में पारस बीटा डायमंड, जो कि कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है। अभी हम लोग जो है इंडोरामा सीरियल फसलों में, जो कि जैसे धान है, गेहूं है, ऐसे फसलों में हम लोग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पारस बीटा डायमंड को रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों को लगाने के लिए। और जो फसलें जैसे कि जो वार्षिक फसलें हैं, सालाना फसलें हैं, या जो कैश फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, या जो फसलें जिनको कि बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आलू की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, या तमाम तरीके की सब्जियों की फसलें हो गई, मक्के की फसल हो गई, ऐसी फसलों में हम लोग पारस बीटा डायमंड को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालने को, किसान को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। और इससे भी किसान भाइयों को ऊर्जा के सापेक्ष ही इसमें भी उतना ही खर्च आता है, और पैदावार में भी उसी के सापेक्ष में वृद्धि मिलती है। थोड़ा अगर इस तरीके से कहें तो अच्छा ही मिलता है हमको, लेकिन दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उच्च कोटि के हैं। मैं तो किसान भाइयों को बोलूँगा कि आप अपने खेतों में ऊर्जा और पारस बीटा डायमंड का प्रयोग बिल्कुल करें। और एक सावधानी केवल रखनी है, पारस बीटा डायमंड को आप कोशिश करें कि बुआई के समय ही इस्तेमाल करें। ऊर्जा के साथ में ये है कि आप उसको बुआई के समय इस्तेमाल करें, अथवा अगर बुआई के समय आप इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो जब आप पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तब उस समय आप जो है ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पारस बीटा डायमंड के बारे में आपने बताया सर, तो क्या वो भी आसानी से हर एक किसान खरीद के अपने फसल में उपयोग कर सकता है? यानी आर्थिक तौर पे अगर हम देखें तो हर किसान इसको खरीद के इस्तेमाल कर सकता है। हाँ बिल्कुल। हम जो भी देखिए, इंडोरामा कंपनी हमेशा से ही किसानों के प्रति समर्पित कंपनी रही है।
और आज के समय में इंडोरामा कंपनी के 2 बहुत बड़े ब्रांड हैं मार्केट में, जिसको किसान शक्तिमान के नाम से और पारस के नाम से जानता है। ये जो ब्रांड हैं, ये ब्रांड हमने इंडोरामा ने नहीं बनाए हैं, ये ब्रांड किसानों ने बनाए हैं। कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड उसके कस्टमर की वजह से बनता है। तो हमारे किसान भाइयों की वजह से आज मार्केट में, बाजार में शक्तिमान और पारस जैसे ब्रांड हैं। और जब हम शक्तिमान और पारस जैसे ब्रांड, जो कि एक हमारे लिए अम्ब्रेला या छाता का काम करते हैं, तो उस छाता के नीचे जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में लेकर के आते हैं, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है कि हम किसानों की जो भावनाएं हैं या किसानों की जो अपेक्षाएं हैं, हमारा प्रोडक्ट किसानों की अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरा उतरे। और हमें अच्छी तरीके से ये भी पता है कि किसान अपने प्रोडक्ट में, अपने खेतों में कितना खर्चा करने में सक्षम है, उस हिसाब से इंडोरामा कंपनी इन प्रोडक्ट्स का रेट तय करती है। और उतना रेट देने के बाद किसान को कितना फ़ायदा होने वाला है, वो रेट तय करने से पहले हम लोग तय करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर तरह का किसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। जो कोई भी पैदावार, कोई भी फसल वो आने वाले समय में बोने वाले हैं और उसका लाभ आगे चल के लेने वाले हैं, तो हर तरह के किसान, चाहे वो छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर के हों, वो जो है संबंधित जो है खाद को इस्तेमाल करके वो उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सर, अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जैसे ऑर्गेनिक, हमने कार्बन की बात की, तो अगर हम आज देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा चलन है। किसान बड़ी तेज़ी से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं हाल फिलहाल में, या आजकल हम अगर देखें तो हमारा जो युवा तरुणाई है, वो भी पढ़ लिख के वापस आके अगर उनके घर में खेती होती रही है पारंपरिक, या उनके घर में लोग फार्मिंग ही करते रहे, तो वो भी अब यहाँ तक कि MBA करके भी बच्चे वापस आ रहे हैं और फार्मिंग को ही, खेती बाड़ी को ही एक नया स्वरूप दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते से होता हुआ जा रहा है। तो क्या कुछ बदलाव आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद, और क्या कुछ जो है अगर कोई शुरू करने जा रहा है तो उसे सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, और क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी भारत सरकार भी हमेशा से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो उत्कृष्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जो पैदावार आती है, वो ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना हमारे मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अभी अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं आएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कार्बनिक सॉयल ऑर्गेनिक मैटर 2% से लेके 10% मृदा में होनी चाहिए। एक स्वस्थ मृदा में 2% से लेकर के 10% होनी चाहिए। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत से किसान भाइयों की मृदा में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है, वो 0.03% से भी कम हो गई है। तो अगर हम लोग कार्बनिक खेती पे नहीं लौटें, तो आने वाले दिनों में हमारी मृदा या हमारी मिट्टी ऊसर होने की तरफ जा रही है। तो मतलब अब ये वो समय है जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौटना है, और प्रकृति जो अपने लिए बनाती है उसका इस्तेमाल हमें करना है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सर आपने बात बताई कि अगर जैसे हम बात करते हैं भारत की, तो भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है जी। यहाँ पे अभी भी ज़्यादातर लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं खेती बाड़ी से जी। और ये भी हम कहने में बिल्कुल गर्व हमें महसूस होता है कि अगर वो लोग फार्मिंग करते हैं तो हम लोग उसको खरीद के उसका सेवन कर पा रहे हैं। तो अगर मिट्टी के ही स्वास्थ्य का हम ध्यान नहीं रखेंगे, मृदा ही स्वस्थ नहीं होगी,
तो एक स्वस्थ आहार हम कैसे पहुंचाएंगे। बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चे की हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध बड़ा उपयोगी होता है, तो जब माँ ही अच्छी चीज़ें नहीं खाएगी तो बच्चे को कैसे स्वस्थ बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक वही समीकरण, ठीक वही बात यहाँ भी आती है कि अगर हम अपनी धरती माँ को अच्छी खुराक नहीं देंगे तो वो हमें अच्छी पैदावार कैसे देंगी। बातचीत तो हम करते रहेंगे अपने विषय पर। हमारा आज का विषय है कार्बनिक कार्बन, मृदा की आत्मा, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सर। तो लौट के वापस आएंगे, फिर आपको सुनवाएंगे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा द्वारा किसान भाई बहनों के लिए लेकर आए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान को। You are listening to program देश की शान हमारा किसान under the guidance of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, sponsored by Indorama India Private Limited and presented by Radio KGM Goonj 89.6 MHz. हाँ जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन, मृदा की आत्मा विषय पर। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सर। सर, अभी हमने बात की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग लौट रहे हैं और वो बेहद ज़रूरी भी है। सर, यहाँ पे एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक फूड का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनटेक सेवन जो हम करते हैं, वो क्या प्रभाव डालता है हमारे स्वास्थ्य पे। भाई, फार्मिंग का तो हमने जान लिया जी कि मिट्टी को स्वस्थ बनाने का भी काम करता है वो, जी। लेकिन जो पैदावार उसकी होती है, उसका जो हम इनटेक करते हैं, वो कैसे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है सर। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसा आपने अभी अपने ही इस कार्यक्रम में जिक्र किया कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और अगर माँ अच्छा संतुलित भोजन, अच्छा भोजन करती है तो उसके दूध में अच्छी क्वालिटी रहेगी, बच्चे को जो है अच्छा आहार मिलेगा जो है। ठीक इसी प्रकार से जो भी हम लोग खाते हैं वो किन चीज़ों का उपयोग करके उसको पैदा कर रहे हैं। अगर हम केवल और केवल, हमारी निर्भरता केवल और केवल अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग की गई जो है पेस्टिसाइड्स पे है, तो निश्चित तौर पे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, तुरंत के लिए नहीं लेकिन एक फारे ओवर टाइम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अब लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकला हुआ प्रोड्यूस कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। आजकल तो आप बाज़ार में भी देखते होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, ऑर्गेनिक खेती से पैदा किया हुआ धान और ऐसे ही ट्रेडिशनल खेती से पैदा किया हुआ चावल जो है, दोनों के रेट भी अलग अलग हैं। अलग अलग है, बिल्कुल। किसान भाई, कोई भी अगर किसान भाई कार्बनिक खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है, तो निश्चित तौर पे उसको उचित और अच्छा रेट मिलेगा जो कि अपने पारंपरिक खेती में उसको मिलता है जो है। और जहाँ तक आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, कार्बनिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत, देखिए, बीमारी जो आती है, बीमारी किसी भी इंसान को जो बीमारी होती है वो बहुत तरीके की जटिलताओं से मिलने के बाद होती है जो है, और ये जटिलताएं एक दिन में नहीं उत्पन्न होती हैं। ये जटिलताएं हमारे रहन सहन, हमारे खान पान और इन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर करती हैं, तब जा कर के कोई भी जटिलता एक बीमारी का रूप लेती है। बिल्कुल। तो अगर हमारा रहन सहन अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है, तो निश्चित रूप से हम लंबे दिनों तक स्वस्थ रह पाएंगे। बड़ी बेहतरीन जानकारी आज सर आपने हमें इस विषय पे दी। हम आज बात कर रहे थे ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कार्बन, मृदा की आत्मा विषय पर, और तमाम जानकारियां आज जो आपने हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ साझा की, वो यकीनन उनके लिए फ़ायदेमंद होगी और उसको ध्यान में रख के आने वाले समय में वो खेती करेंगे तो मृदा तो स्वस्थ होगी, साथ ही साथ पैदावार के साथ साथ उसका सेवन करने वाले भी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। अब चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहूँगा कि संतुलित खेती की तरफ जाएं। संतुलित खेती का मतलब है कि आप जहाँ पर अकार्बनिक रसायन का उपयोग करते हैं वहाँ पर आपको कार्बनिक रसायन का भी उपयोग करना है। संतुलित मात्रा में करिए। जो किसान भाई केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं वो
मिक्स तरीके से, यानी कि वो कार्बनिक खाद का भी इस्तेमाल करें और अकार्बनिक खाद का भी इस्तेमाल करें और दोनों का संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें, तो अपनी पैदावार को भी वो अच्छा रखेंगे। जो उससे उपज आएगा उस उपज की क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो भी उसका जो आहार के रूप में लेगा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। बड़ी ही बेहतरीन जानकारी आपने सर हमारे साथ आज साझा की। हमारे लिसनर्स यकीनन उसको ध्यान में रख के तब अपना जो है खेती करेंगे, अपने मृदा को वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जिससे मृदा स्वस्थ रह सके और पैदावार अच्छी हो सके, जिससे किसान भाई बहन लाभ तो प्राप्त कर सकें ही, साथ ही जो अनाज उनका औरों तक पहुंचता है वो उसका सेवन करके भी स्वस्थ रह सकें। तो श्रोताओं, आपको तो पता है ना कि हम आपको कार्यक्रम के अंत में एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब अगले अंक में हम आपको देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो आज का सवाल है, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कार्बन क्या है और किस तरह वो हमारी मृदा के लिए लाभदायक है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑर्गेनिक या कार्बनिक कार्बन क्या है और किस तरीके से वो हमारे मृदा के लिए लाभदायक है। और आपको तो पता है कि आपको अपने जवाब कहाँ भेजने हैं। आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें। नंबर है 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें। नंबर है 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu।